वृंदापुर नामक एक छोटे से गांव में सीता रहती थी और वो अपनी एक छोटी बहन और दो भाइयों और उनकी पत्नियों के साथ रहती थी। यूं तो सीता बहुत सीधी और समझदार थी, मगर छोटी बहन रीता बीमार और अपाहिज थी। जब एक दिन दीदी, पिताजी की मृत्यु कैसे हुई और उनकी लाश किसी को मिले क्यों नहीं? पता नहीं रीता, सागर और मनोज भैया का कहना है वो पहाड़ी से गिर गए थे और उन्होंने नीचे उतरकर पिताजी को बहुत तलाश किया, मगर उनकी लाश उन्हें या किसी और को नहीं मिली। और उनका ये भी कहना है शायद पिताजी के गिरते ही नदी में मौजूद मछलियां उन्हें खा गई। दीदी, एक हमारे पिताजी ही तो थे जो माँ के जाने के बाद हमारा ख्याल रखते थे। अब कौन हमारा ख्याल रखेगा? रो मत रीता, मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। और देखना, मैं तुम्हें कभी भी पिताजी के ना होने की कमी महसूस ही नहीं होने दूंगी। सीता भी रीता से ये कह ही रही होती है जब अचानक वहाँ उसकी भाभी रेखा आकर गुस्से से कहती है, अरे ओ महारानियों, अगर तुम्हारा ये रोना गाना हो गया हो तो घर के जरा काम भी कर लो। जी भाभी, बताइए कि बच्ची, नदी किनारे जाकर सारे कपड़े धो जाकर, और हाँ, सारे कपड़े बिल्कुल साफ सुथरा और चमकता हुआ होना चाहिए। जी भाभी, मैं अभी जाती हूँ। ठीक है, चल जा। और तू लंगड़ी, माना कि चलने फिरने वाला कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम रात में बनाने वाले खाने के लिए तरकारी तो काट ही सकती है। जी भाभी, लाइए मैं तरकारी काट देती हूँ। अभी रेखा रीता से तरकारी काटने का कही रही थी जब वहाँ उसकी देवरानी सुधा आकर कहती है, अरे अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? भला इस अपाहिज के हाथों लगा खाना किसी को खिलाना सही रहेगा क्या? अगर इसकी मनहूसियत से हमारे बच्चे या पति अपाहिज हो गए तो? अरे हाँ, सुधा तो बिल्कुल सही कह रही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। खैर चल, जहाँ बैठी हूँ तू वही बैठी रहे अपाहिज, काम न काज के, दुश्मन अनाज के। रेखा के इस तरह कहने पर रीता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, जबकि उसे रोता देख सीता उदासी से कहती है, भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से कपड़े धोकर आती हूँ और सारा खाना खुद बनाती हूँ। ठीक है, चल जा अभी। और हाँ सुधा, तू मेरे साथ चलो, आज तुझे मैं अपने ठंड के गर्म कपड़े दिखाती हूँ। और फिर वो दोनों भाभियां वहां से चली जाती है। जबकि उनके जाने के बाद सीता रोती हुई रीता से कहती है, रीता तू रो मत, देखना तो एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं दीदी, ठीक वो लोग होते हैं जिन्हें जन्म से नहीं कोई बीमारी होती है, और मैं तो जन्म से ही अपाहिज हूँ, तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मेरे नसीब में ऐसे ही लोगों के ताने सुनना लिखा है। खैर तुम जाओ, वरना तुम्हें भी मेरी वजह से भाभी की बात सुननी पड़ेगी। रीता की बात सुनकर सीता चुपचाप नदी के किनारे कपड़ा धोने चली जाती है। जब वहां उसकी सहेली आती है, अरे सीता, कैसी हो तुम? वैसे बहुत दिनों बाद दिखी तुम। हाँ, बस थोड़ा घर के कामों में व्यस्त थी। खैर तुम बताओ, तैयार होकर कहीं जा रही हो क्या? हाँ, असल में दूसरे गांव में बहुत ही बड़ी गर्म कपड़ों की बाजार लगी है ना, तो मैं बस वहीं पर जा रही हूँ। और वैसे भी अब तो ठंड पड़ने वाली है, इसीलिए अभी से सारे गर्म कपड़े खरीद लूंगी तो अच्छा रहेगा। वैसे इस बार कड़ाके की ठंड अच्छे से मेरी कट जाएगी। हाँ मीना, तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है। हाँ खैर तुम बताओ, तुम कब लोगी अपनी और रीता के लिए गर्म कपड़े? जल्दी ही, देखो भैया कब दिलाते हैं। चलो खैर अच्छी बात है, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है, कहीं मेरे जाने तक गर्म कपड़े खत्म ना हो जाए। मीना ये कहकर वहां से चली जाती है, जबकि सीता दुखी मन के साथ कपड़े धोने लगती है। और दूसरी तरफ मनोज और सागर धनीराम के पास जाकर कहते हैं,
मुनीम जी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए आप हमें कुछ पैसे कर्ज पर दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार मैं तुम दोनों को एक पैसा नहीं दूंगा। तुम लोगों ने पहले ही मुझसे 2 बार कर्ज तुम्हें लिया है और अभी तक उसे ही पूरी तरह से नहीं चुकाया है, और अब फिर मेरे पास चले आए हो दोबारा कर्ज मांगने। नहीं, इस बार मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जाओ यहां से। अरे मुनीम जी, हमारे बात तो सुनिए। नहीं, मुझे तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी। अब जाओ यहां से। काम के समय मेरा दिमाग मत खराब करो। और फिर धनीराम के भगाने पर वो दोनों परेशानी से अपने घर आते हैं। जब उनकी पत्नियां उन्हें परेशान देखती है तो कहती है, मनोज क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रेखा, बात ही कुछ ऐसी है कि हमें परेशान होना पड़ रहा है। हाँ तो बताओ कि बात आखिर क्या है? रेखा के पूछने पर मनोज सारी बात बताता है, जिसे सुन रेखा कहती है, हाँ ये बात तो वाकई बहुत परेशानी वाली है। हाँ, एक तो बरसात के कारण हमारी आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई, जिस कारण हमें मुनीम जी से 2 बार कर्ज लेना पड़ा, और अब जो थोड़ी बहुत फसल बची है उसे ठंड में कोहरे से बचाने का जुगाड़ करना है, और बाकी इस कड़ाकेदार ठंड में गुजारे के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना होगा। अब हम क्या करें? क्या मैं एक सुझाव दूं आप दोनों को? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या सुझाव है तुम्हारे पास सुधा? आप दोनों ऐसा क्यों नहीं करते, हमारे इस घर को गिरवी रखकर मुनीम जी से पैसे कर्ज में ले ले और बाद में उसे वापस कर दीजिएगा। अरे हाँ, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, हमने ये तो सोचा ही नहीं। चलो खैर, हम अभी मुनीम जी के पास चलते हैं। और फिर वो दोनों दोबारा मुनीम धनीराम के पास जाते हैं। जब वो उन्हें दोबारा देखकर कहता है, तुम दोनों फिर से आ गए मेरा दिमाग खराब करने। अरे नहीं नहीं मुनीम जी, हम तो आपके पास अपने घर को गिरवी रखवाने आए हैं। अब आप ये हमारा घर अपने पास गिरवी रख लीजिए और हमें कर्ज की एक अच्छी खासी रकम दे दीजिए। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले एक वसीयत की थी, जिसमें उसने वो घर को अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दिया था, और अब जब तक वो नहीं चाहेंगी तब तक तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो घर तुम्हारी दोनों बहनों का है। धनीराम की बात सुनकर वो दोनों हैरानी से चुपचाप अपने घर आकर अपनी पत्नियों से सारी बात बताते हैं। और तभी वो लोग सीता आते देख उससे कहते हैं, अच्छा हुआ सीता तुम यहाँ आ गई, हमें तुमसे ही बात करनी थी। जी भैया, कहिए मुझसे क्या बात करनी थी आप दोनों को? सीता, दरअसल पिताजी ने गलती से ये घर तुम्हारे और रीता के नाम कर दिया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम ये घर हमारे नाम कर दो, ताकि हम इसे गिरवी रखकर इस बार आने वाली ठंड के कहर से बचने के लिए कुछ इंतजाम कर सकें। भैया माफ करना, कड़ाकेदार ठंड तो पहले भी हमारे गांव में पड़ती थी, लेकिन कभी भी पिताजी ने अपना ये घर गिरवी रखने का नहीं सोचा। इसीलिए मैं आपको पिताजी की आखिरी निशानी को गिरवी रखने नहीं दूंगी। और रही बात ठंड की, तो जैसे पहले कट जाती थी वैसे ही इस बार भी कट जाएगी। सीता, ये तू क्या कह रही है? तू जानती भी है ना? मैं सब जानती हूँ भैया, लेकिन फिर भी मैं किसी कीमत पर पिताजी की इस आखिरी निशानी को यूं आप दोनों को गिरवी रखने नहीं दूंगी। ठीक है, फिर हम भी देखते हैं तू कैसे नहीं हमें ये घर देती है। वो दोनों ये कहकर गुस्से से वहां से चले जाते हैं। जबकि उनके जाने के बाद उन दोनों की पत्नियां, जो पहले ही उस दोनों पर अत्याचार करती थी, इस दिन के बाद से वो और ज्यादा अत्याचार करने लगी। फिर एक दिन की बात है। देख सीता, अभी भी समय है, ये घर तू हमें दे दे, वरना इस ठंड में तेरे साथ क्या होगा तू जान भी नहीं सकती है। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर पिताजी की आखिरी निशानी को भैया को गिरवी नहीं रखने दूंगी। सीता ये कहकर अपने काम पर लग जाती है। रेखा और मनोज समेत बाकी सब जलते कुड़ते रह जाते हैं। और समय का काम है गुजरना, तो इसी तरह समय उनका जलते कुड़ते गुजर जाता है। ठंड शुरू हो जाती है। जब एक दिन, जा सीता, जाके कुएं से कल के लिए पानी भर के ले आ। अभी तो शाम हो रही है और बाहर ठंड भी बहुत है। मेरे कपड़े भी पुराने होकर फट गए हैं,
इसीलिए मैं कल सुबह पानी भर कर ले आऊंगी। तेरे कपड़े फट गए हैं तो मैं क्या करूं? और रही बात इस ठंड की, तो तूने ही तो कहा था कट जाएगी इस बार की ठंड भी। तू जा काम कर, ठंड का क्या है, कट ही जाएगी। रेखा गुस्से से सीता को कुएं पर पानी भरने भेज देती है। जब वो कड़ाके की ठंड में अपने फटे पुराने कपड़ों में कांपती हुई कुएं से पानी भर रही होती है, तभी वहां गांव के कुछ लोग आपस में बातें करते हैं। अरे इस बार तो शुरुआत में ही ऐसी भयानक ठंड पड़ रही है, तो आगे क्या होगा भाई लोग? भाई राम ही जाने, सारे गांव के मुकाबले हमारे गांव में कुछ ज्यादा ही ठंड का प्रकोप होता है हर साल। अब चाहे प्रकोप हो या कुछ और, हमें जैसे तैसे करके इस कड़ाके की ठंड में अपना गुजारा तो करना ही होगा। वैसे मैं तो कहता हूँ सब लोग अच्छे से गर्म कपड़े पहनो और शाम के समय घर से बाहर ना ही निकलो तो बेहतर होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अरे बेटी, तुम यहाँ इतनी ठंड में वो भी बिना गर्म कपड़ों के कैसे इस ठंडे कुएं के पानी को भर रही हो? जी काका, वो घर में पानी खत्म हो गया था ना, इसीलिए मैं इन्हें भरने आई थी। अच्छा, ठीक है। खैर हरिया भाई, मैंने तो पहले ही अपनी बेटियों के लिए गर्म कपड़े बनवा दिए थे ताकि वो ठंड में बीमार ना हो। रामू और हरिया की ये बात सुनकर सीता उदासी से अपने मन में सोचती है, काश आज पिताजी जिंदा होते तो वो हमें भी हर बार की तरह इस बार भी गर्म कपड़े दिलाते। लेकिन यही तो अफसोस है कि आज वो जिंदा नहीं है। अभी सीता उदासी से ये सोच रही होती है जब वहां अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख सारे लोग अपने घर भागने लगते हैं। अरे राम राम, ये ठंड क्या कम थी जो अब ऊपर से ये मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई है। अरे सब लोग जल्दी जल्दी अपने अपने घर जाओ, वरना यहीं जमकर मर जाओगे। और बेटी तू भी ये पानी छोड़ और घर जा। जी काका। सीता सबके जाने के बाद खुद भी जल्दी से अपने घर जाती है, लेकिन वो अपने घर का दरवाजा बंद देखकर हैरानी से खुद से कहती है, अरे ये क्या, घर का दरवाजा क्यों बंद है? भैया भाभी दरवाजा खोलो। चल जा यहाँ से, हम तुझे इस घर में नहीं रहने देंगे। हाँ, और अपने साथ इस अपाहिज को भी लेकर जा, क्योंकि हम इस बोझ को अपने साथ जीवन भर नहीं ढो सकते हैं। नहीं नहीं भैया, आप दोनों हमारे साथ ऐसा मत करिए। भला हम इस कड़ाके की ठंड और बरसती बारिश के बीच कहाँ जाएंगे? मेरी बला से भाड़ में जाओ या कहीं मर जाओ, लेकिन हम अब तुम्हें यहाँ नहीं रखेंगे। नहीं भैया, ऐसा मत करो भैया। सीता अपने दोनों भाइयों से रोकर विनती करती है, लेकिन उसके दोनों भाई उसकी एक नहीं सुनते। फिर सीता रोते हुए उनसे कहती है, ठीक है भैया, मैं चली जाऊंगी, मगर आप रीता को अपने पास रख लीजिए कुछ समय के लिए, क्योंकि मैं तो जैसे तैसे ठंड का सामना कर लूंगी, मगर रीता बीमार है और ना उसके पास गर्म कपड़े हैं, और अगर वो इस बारिश में बाहर गई तो उसे कुछ हो जाएगा। सीता की बात सुनकर सागर कुछ सोचता है और फिर चालाकी से कहता है, ठीक है, एक शर्त पर मैं रीता को अपने पास रखूंगा। जी भैया, बताइए आपकी क्या शर्त है? आज ठंड बहुत है और ऊपर से मूसलाधार बारिश भी हो रही है, इसलिए तुम जाकर हमारे लिए कहीं से भी अच्छी लकड़ियां लेकर आओ, ताकि हम लोग इस ठंड में थोड़ा राहत पाएं। ठीक है भैया, मैं अभी जाती हूँ और लकड़ियां लेकर आती हूँ, मगर आप रीता को घर से मत निकालना। ठीक है, जाओ यहाँ से। और फिर सीता उस ठंड की बारिश में भीगती हुई लकड़ियां तलाश करने जाती है। जबकि दूसरी तरफ रीता बैठी रो रही होती है, जब वहां एक साधु बाबा आकर कहते हैं, क्या हुआ पुत्री, अभी से मृत्यु का मातम कर रही है क्या तू? क्या मतलब? साधु बाबा, मृत्यु और मातम किसका? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ पुत्री, तेरी जो बड़ी बहन सीता है, उसकी आज इन्हीं 2 घंटों के भीतर मृत्यु हो जाएगी। साधु बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरी दीदी को ऐसे कैसे इन 2 घंटों के अंदर मृत्यु हो जाएगी?
नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी साधु बाबा। आप मुझे मेरी दीदी को बचाने का कोई उपाय बताइए। हाँ, एक उपाय है। बच्ची, अगर तुम अपना घर बार सब कुछ मुझे भिक्षा में दे दो तो इस भिक्षा की बदौलत तुम्हारी दीदी के सर पे जो बला है वो उसके सर से उतर जाएगी। मगर साधु बाबा, ये घर तो दीदी और मेरे नाम है। मैं उनके बिना कैसे इससे आपको दे सकती हूँ? दे सकती हो, उसके बिना भी दे सकती हो, क्योंकि ये घर तुम दोनों के नाम है और तुम दोनों ही अपने अपने फैसले कर सकती हो। ठीक है साधु बाबा, ये घर आपको भिक्षा में मैं देने के लिए तैयार हूँ। और फिर रीता अपना घर साधु बाबा को भिक्षा में दे देती है। जब वो कहते हैं, ठीक है, अब तुम इस जगह को जल्द से जल्द छोड़कर चली जाओ। मगर साधु बाबा, मैं तो अपाहिज हूँ और मैं कैसे यहाँ से खुद से जा सकती हूँ? हाँ, ये बात तो है। खैर चलो, मैं तुम्हें खुद जंगल में तुम्हारी बहन के पास छोड़ आता हूँ। और फिर साधु बाबा रीता को जंगल ले जाते हैं। अचानक बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाते हैं, जबकि रीता रोते हुए उस ठिठुरती ठंड की बरसती बारिश में थरथराते हुए सीता को आवाज देती है। दीदी, सीता दीदी, आप कहाँ हो? दीदी दीदी, मेरी मदद करो। अभी रीता तेज आवाज में उस जंगल में चिल्ला रही होती है कि उसी जंगल में भीगते हुए सीता उन लकड़ियों को इकट्ठा करते हुए रीता की आवाज सुनती है। दीदी, सीता दीदी, कोई है? कोई मेरी मदद करो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं दीदी को? अरे, ये तो रीता की आवाज है। शायद वो यही कही है, मैं देखती हूँ। और फिर सीता जैसे ही आगे जाती है, उसे रीता जमीन पर बैठी और जोर जोर से रोती हुई दिखाई देती है। रीता, तुम तो घर पर थी, तो यहाँ इस जंगल में कैसे आई? क्या मनोज भैया ने तुम्हें घर से निकाल दिया? नहीं दीदी, मुझे यहाँ साधु बाबा लेकर आए थे, लेकिन फिर अचानक वो मुझे छोड़कर चले गए। क्या? साधु बाबा? मगर वो तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए थे? और फिर सीता के पूछने पर रीता उसे सारी बात बताती है। जबकि दूसरी तरफ वही साधु बाबा दोबारा सीता के घर जाते हैं, जहाँ मनोज और बाकी सब हंसते हैं। मनोज भैया, हमारा काम तो हो गया, अब ये घर हमारा हुआ। अच्छा मूर्ख बनाया हमने उस रीता को, और वो भी एक तीर से दो निशाने लगाते हुए। अब तो घर भी हमारा और वो दोनों हमारे रास्ते का कांटा भी खत्म। वो सब ये सोचकर खुशियां मनाते हैं, जबकि दूसरी तरफ सीता बर्फीली बारिश में रीता को लेकर दोबारा अपने भाइयों के पास आती है। भैया, दरवाजा खोलो, मैं ये लकड़ी लेकर आई हूँ। चल जा यहाँ से, फिर से आ गई मुंह उठाकर। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, अब से ये घर हम दोनों भाइयों का है। हमने इस घर को साधु बाबा से खरीद लिया है, इसलिए दोबारा यहाँ अब कभी मत आना। रीता का यहाँ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बीमार है और पैर से अपाहिज भी। मेरा क्या है, मैं तो जैसे तैसे काट लूंगी, मगर रीता इस ठिठुरती ठंड में नहीं रह पाएगी। हाँ, मुझे पहले की तरह इसे यहीं पर रहने दीजिए भैया। चल जा यहाँ से, क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरा न सही रीता का ख्याल करके इसे घर में रख लीजिए। मैं वादा करती हूँ, जैसे ही मैं कोई इंतजाम कर लूंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। सीता अपने दोनों भाइयों से विनती करती है, जब सागर कुछ सोचने के बाद कहता है। ठीक है, मैं रीता को यहाँ रहने के लिए जगह दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें बर्फीले पहाड़ों पर बने उस काल भैरव मंदिर के खजाने की पोटली को लाकर हमें देना होगा, जिससे हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। आप बस रीता को अपने पास रख लीजिए। हाँ ठीक है, अब जाओ तुम यहाँ से, और हाँ, खजाना जल्दी लेकर आना। और फिर सीता उनकी बात सुनते ही तुरंत वहां से चली जाती है। जब उसके जाने के बाद वो दोनों भाई अकेले में हंसकर कहते हैं। भैया, आज हमने सीता को ऐसी जगह भेजा है कि वहां से वो जिंदा वापस ही नहीं आ पाएगी, और फिर पूरी तरह से ये घर हमारा और हम इस घर के मालिक हो जाएंगे।
हाँ सागर, तुमने बहुत अच्छा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मालिक तो हम बन ही गए हैं, बस कुछ समय की बात है और फिर सीता की मौत के बाद हम उस घर को गिरवी रखेंगे। और क्या भैया, जब हमने इस घर के लिए अपने पिता को जहर पिलाने के बाद उसे पहाड़ी से फेंककर उसकी हत्या कर दी, तो ये सीता किस खेत को मूली है? वो दोनों आपस में ये कहते हैं। इस बात से अनजान की रीता उनकी सारी बातें सुन लेती है। दूसरी तरफ सीता को उस बर्फीली पहाड़ी के कठिन रास्ते पर इस ठिठुरती हुई ठंड में बिना गर्म कपड़ों के चलते चलते न जाने कितने दिन गुजर जाते हैं। हे भगवान, मैं कब उस बर्फीली पहाड़ी के काल भैरव मंदिर पहुंचूंगी? फिर सीता उस रास्ते पर चलती जाती है, जबकि दूसरी तरफ दिन गुजरने के साथ मनोज और सागर गिरवी रखे घर के सारे पैसे खेती बाड़ी में लगा देते हैं। देखना रेखा, अब हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। हाँ, और क्या, आखिरकार हमने अपने फसल में इतने पैसे जो लगाए हैं, सफल तो होना ही है। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर अभी सपाहिज का करना क्या है? क्या मतलब है? क्या करना है? एक किनारे पड़ी है तो पड़ी रहने दो, एक दिन ये भी मर जाएगी, और क्या। अभी सागर ये कह ही रहा होता है कि अचानक उसी ठंड के दिन में एक बार फिर से तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते गांव में सब बर्बाद हो जाता है। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए, हमारा सारा पैसा भी डूब गया और फसल भी बर्बाद हो गई। जबकि दूसरी तरफ सीता बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ती है, जहाँ काल भैरव का मंदिर मौजूद होता है। मैं इस बर्फीली पहाड़ी पर तो आ गई, सामने ही काल भैरव का मंदिर है, मगर मुझे वो खजाने की पोटली कहाँ मिलेगी? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे झूठ बोला है। खैर, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो देखती हूँ कि वो खजाना मुझे मिलता है या नहीं। सीता भी परेशानी में ये सोचती ही है कि अचानक वहाँ उसे मंदिर के पंडित जी आकर कहते हैं, अरे पुत्री, तुम यहाँ इस ठिठुरती ठंड में इस बर्फीली पहाड़ी पर क्यों आई हो, वो भी बिना गर्म कपड़ों के? तुम्हें पता है ना, इस जगह बर्फ की बारिश होती है और अगर तुम ज्यादा समय यहाँ रही तो तुम यहीं की बर्फ में जमकर मर जाओगी। जी पंडित जी, मैं जानती हूँ, मगर मेरा यहाँ आना जरूरी था और मेरी मजबूरी भी। कैसी मजबूरी? और फिर पंडित जी के पूछने पर सीता उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो उनसे कहते हैं, अच्छा, तो तुम इस काल भैरव के खजाने को लेने आई हो, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक चुनौती को पार करना होगा, तब कहीं जाकर तुम्हें वो खजाना मिलेगा। मैं हर चुनौती को अपनी बहन के लिए पार करूंगी पंडित जी, बताइए मुझे करना क्या होगा? ठीक है, तो सुनो, ये रही अंधेरी खाई और इसके बीचों बीच में झूलती हुई ये एक पतली बर्फ की पट्टी है और ये हर एक पल में टूट रही है और इस बीच वहां इतना तेज बर्फीला तूफान आता है कि वहां किसी का भी संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है और आज तक जो इस रास्ते पर गया है वो जिंदा वापस नहीं आया। इसलिए अगर तुमने उसे पार कर लिया तो तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। पंडित जी की बात सुनकर सीता कुछ देर तो खामोश रहती है, फिर कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं उस चुनौती को हर कीमत पर पार करने की कोशिश करूंगी। फिर सीता हिम्मत करके उस अंधेरी खाई को पार करने के लिए उस झूलती हुई पतली पट्टी पर जैसे ही अपना पहला कदम रखती है, वैसे वहां तेज बर्फीला तूफान आना शुरू हो जाता है और उसके कारण सीता के कपड़े फटने लगते हैं। हे भगवान, इस तूफान से तो जमा देने वाली ठंड महसूस हो रही है, मेरे हाथ पैर भी सुन्न पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे रीता के लिए ये करना होगा। फिर दोबारा सीता उस अनोखी जानलेवा चुनौती को पार करने की हिम्मत खुद में पैदा करके उस चुनौती को आखिरकार पार कर लेती है। और ये देख पंडित जी कहते हैं, बेटी, तुमने अपनी चुनौती हिम्मत और अपने विश्वास की ताकत से पार की है, इसलिए ये लो तुम्हारा खजाना। पंडित जी ये कहकर सीता को उस खजाने की जगह से कुछ सोने के सिक्के देकर वहां से चले जाते हैं। जब सीता खुद से कहती है, ये खजाना तो नहीं बल्कि ये तो कुछ सिक्के हैं, इसका मतलब मेरा शक सही था, मुझे मेरे भाइयों ने यहाँ मरने के लिए भेजा था, लेकिन अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। सीता ये कहकर सिक्के लेकर अपने घर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है उसके भाई गरीब हो चुके हैं। तभी वो रीता से कहती है,
रीता चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ये देखो, मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं जिसे बेचकर हम अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। हाँ दीदी, मैं भी आपका इंतजार कर रही थी, पर मुझे भी इन लोगों के साथ नहीं रहना। आप मुझे यहाँ से ले चलो। उन दोनों को बात करते देख सागर और मनोज वहां आते हैं और सीता से कहते हैं, सीता, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हमने ही तुम्हें वहां भेजा था, इसलिए अब तुम हमें ये सिक्के दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने ये सिक्के अपनी जान पर खेल कर हासिल किए हैं, इसीलिए मैं इन्हें आप दोनों को बिल्कुल नहीं दूंगी, और इन सिक्के को मैं मुनीम जी को देकर अपना गिरवे घर उनसे वापस लूंगी। सीता ये कहकर मुनीम जी के पास जाती है और अपना घर उनसे ले लेती है। जब उसके भाई कहते हैं, सीता, हम इस ठंड में कहाँ जाएंगे, हम पर रहम करो, हमें माफ कर दो। हाँ सीता, हमें माफ कर दो, लेकिन अपने घर में हमें जगह दे दो। आप सब यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के जैसे निर्दय नहीं हूँ भैया। फिर सीता के कहने पे वो सब एक साथ रहने लगते हैं। जब कुछ दिनों बाद अचानक रीता के पैरों में हलचल होती है, जिसे देख मनोज कहता है, सागर, ये देख, रीता के पैरों में हलचल हो रही है, क्योंकि इस बार हम एक और खेल सीता के साथ खेलें। हाँ बिल्कुल, देर किस बात की है, चलो फिर करते हैं कुछ नया शुरू। हाँ, बस तू अब रुक और देखता जा। अरे सीता, सीता जरा यहाँ आना और देखना ये रीता के पैर। मनोज के इस तरह चिल्लाने पर सीता वहां आती है और कहती है, क्या हुआ भैया, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? रीता ठीक तो है ना? अरे अभी ठीक नहीं है रीता, लेकिन मुझे लगता है ये जल्दी ठीक हो जाएगी। देखो, उसके पैरों में हलचल हो रही है। एक काम कर सागर, जा और जल्दी से वैद्य जी को बुला कर ले आ। हाँ भैया, मैं खेत जाते समय वैद्य जी को घर भेज देता हूँ। हाँ ठीक है, जा अब जल्दी से और वैद्य जी को यहाँ भेज। और फिर कुछ ही देर में वैद्य जी आकर रीता के पैरों को देखने के बाद कहते हैं, सीता, तुम्हारी बहन रीटा के पैर ठीक हो रहे हैं, और अगर तुम चाहो तो ये चलने लग सकती है। क्या सच में वैद्य जी? रीता आने वाले समय में चल सकेगी? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस ठंड में शेषनाग झील में डुबकी लगाकर वहां की जड़ी बूटी को हासिल करके रीता को देना होगा, जिससे वो चलने लगेगी। ठीक है वैद्य जी, अगर मेरे ऐसा करने पर रीता हमेशा के लिए ठीक हो जाती है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। फिर सीता की ये बात सुनकर सब लोग वहां से चले जाते हैं। जब रीता सीता के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर सीता खामोशी से वहां से चली जाती है, और उसके जाते ही वैद्य जी का रूप बदलकर सागर हंसते हुए कहता है, मनोज भैया, इस बार तो ये सीता गई, क्योंकि इसे हमने उस ठंडी शेषनाग झील में डुबकी लगाने भेजा है, और वो डुबकी लगाते ही भगवान को प्यारी हो जाएगी। हाँ, और ये घर फिर से हमारा हो जाएगा। वैसे क्या दिमाग लगाया है हमने। हाँ, इतने दिनों से सीता की बातें हम इसी दिन के इंतजार में ही तो सुन रहे थे। वो दोनों सीता को भेजकर बहुत खुश होते हैं, जबकि दूसरी तरफ सीता अपने मन में सोचती है, मुझे पता है इस बार भी मेरे दोनों भाई ने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मैं इन्हें सबक सिखा के रहूंगी। अगर बात उस जगह जाकर डुबकी लगाने की है तो अब मैं सरपंच जी के पास जाऊंगी। फिर सीता तुरंत सरपंच जी के पास जाती है, जिसे देख सरपंच जी कहते हैं, अरे सीता बेटी, तुम यहाँ आओ, क्या बात है? सरपंच जी, मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद और क्या हुआ है, बताओ मुझे। फिर सरपंच जी के पूछने पर सीता शुरू से लेकर सारी बात अपने पिता की मृत्यु की कहानी भी उन्हें बताती है, जिसे सुनकर वो कहते हैं, बेटी, ये तो वाकई बहुत अफसोस की बात है कि खून खून का ही दुश्मन है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे वो जड़ी बूटी ला दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। क्या जड़ी बूटी? मगर आपको उसकी क्या जरूरत है?
सरपंच जी, आपके पैर तो बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ बेटी, भगवान की कृपा से मेरे पैर तो एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन मेरे बेटे के पैर ठीक नहीं। इसलिए अगर वो जड़ी बूटी उसे मिल जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है सरपंच जी, अगर मेरे ऐसा करने से आपके पुत्र ठीक हो जाएंगे तो मैं ये जरूर करूंगी। ये मेरा आपसे वचन है। फिर सीता हिम्मत करके इस ठिठुरती ठंड में शेषनाग झील के पास जाती है। जब एक बूढ़े काका आकर कहते हैं, बेटी, इस झील में डुबकी लगाने और इस जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 चुनौती को पार करनी होगी। काका, आपको ये कैसे पता है कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वो इसी मकसद से आते हैं। ओ अच्छा, ठीक है। मैं उस जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए आपकी 3 चुनौती को पार जरूर करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले तुम्हें इस झील के ठंडे पानी में उतरकर एक चमकीला पत्थर उठाना होगा, और फिर दूसरी चुनौती ये है कि तुम्हें झील के अंदर एक फिसलते हुए पत्थर पर अपना संतुलन बनाए रखना होगा, और तीसरी और आखिरी चुनौती तुम्हें मछलियों के बीच अपना रास्ता बनाना होगा। ठीक है, मैं आपकी इन 3 चुनौतियों को पार करने की कोशिश करूंगी। सोच लो बेटी, क्योंकि ठंड बहुत है और शेषनाग झील का पानी इससे भी ज्यादा ठंडा है। मैंने सोच लिया है काका, अब मैं जाती हूँ। फिर सीता ये कहकर उस शेषनाग झील में कूद जाती है। उसमें जाते ही वो ठंडे पानी में कपकपा जाती है और खुद से कहती है, ये पानी तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है, लेकिन मुझे वो चमकीला पत्थर किसी भी कीमत में लेना है। फिर कुछ देर ठंड बर्दाश्त करने के बाद सीता उस चमकीले पत्थर को हासिल करके खुद से कहती है, अब मुझे इस फिसलन भरे रास्ते पर खड़े रहकर अपना संतुलन बनाना होगा। हाँ सीता, तू कर सकती है, तू सब कर सकती है। फिर सीता अपनी हिम्मत और विश्वास के बल पर वो भी करके खुद से कहती है, सीता, तुमने 2 चुनौती पार कर ली है, अब बस आखिरी, और तुम्हें वो जड़ी बूटी मिल जाएगी। सीता यह सोचकर उन बड़ी बड़ी खतरनाक मछलियों को देखकर खामोशी से अपने हाथ का इशारा करती है, जिसे वो सारी मछलियों से रास्ता देकर एक किनारे हो जाती है। उसे वो जड़ी बूटी मिल जाती है, और फिर झील से बाहर आने पर काका उससे कहते हैं, सीता, आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया, इसलिए अब तुम इस जड़ी बूटी को अपनी बहन को दे देना ताकि वो हमेशा के लिए चलने लगेगी। नहीं काका, ये जड़ी बूटी रीता के लिए नहीं, बल्कि मैं किसी और के लिए लेकर जा रही हूँ। तो क्या हुआ, इसे तुमने प्राप्त किया है तो तुम इसे अपनी बहन को दे सकती हो। नहीं काका, मेरी बहन से पहले मेरा वचन है, और मैंने जिसे वचन दिया मैं उसी को ये जड़ी बूटी दूंगी। सीता की यह बात सुनकर काका खुश होते हैं और एक और जड़ी बूटी देकर कहते हैं, ये लो बेटी, एक और जड़ी बूटी। इसे मैंने तुम्हें तुम्हारी हिम्मत और वचन को पूरा करते देख तोहफे में दिया है। अब तुम इसे अपनी बहन को दे देना। फिर सीता वो जड़ी बूटी सरपंच जी के बेटे और रीता को लाकर देती है, जिससे वो दोनों ठीक हो जाती है। जब सरपंच जी गुस्से में मनोज और सागर समेत सबको सजा देते हैं। आज से तुम सब मेरी कैद में रहोगे और तुम सबको अपने पिता की मृत्यु करने के कारण एक दिन भूखा रखा जाएगा और एक दिन खाना दिया जाएगा। यही अब से तुम्हारी सजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरे पिता के कातिलों को सजा दी। फिर सीता ये कहकर रीता के साथ अपने घर चली जाती है। फिर वो दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।